हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से मैराथन क्लास करने वाले हैं। और इस मैराथन क्लास में हम क्लास 8th की ज्योग्राफी को करने वाले हैं। और ये यूटेट सितंबर 2023 के लिए मैराथन क्लास 4th रहने वाली है। और दोस्तों इस मैराथन क्लास की जो हम शुरुआत करने वाले हैं प्रश्न नंबर 39 से करने वाले हैं। इससे पहले के जो दोस्तों 1 से 38 तक के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों हमने एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज मॉक टेस्ट 19 और एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज मॉक टेस्ट 20 में कर चुके हैं। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल पर जो मॉक टेस्ट नंबर 19 और 20 को नहीं देखा है, तो उन क्लासों की जो दोस्तों आपको लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस क्लास की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 39 से करने वाले हैं, क्योंकि ये क्लासें हम पहले से कर चुके हैं और आपके पास समय बहुत कम है। इसलिए इस क्लास को हम प्रश्न नंबर 39 से ही शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो उनका नुकसान ना हो और उनके लिए क्या है, सिलेबस पूरा भी हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस क्लास की शुरुआत प्रश्न नंबर 39 से करने वाले हैं। और जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट 19 और 20 को नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाकर देख सकते हैं। और उनकी उस क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए साथियों, हमने उन क्लासों में इनको बहुत डिटेल में समझा है, ठीक है। तो इसलिए जिन्होंने भी नहीं देखी है उन क्लासों को, तो वो उन क्लासों को ज़रूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के लिए पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और ये प्रश्न लगभग 2 बार यूटेट में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है या सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, चाय, कपास, पटसन, गेहूं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। और सुनहरा रेशा दोस्तों किसे कहा जाता है, पटसन को कहा जाता है। और पटसन के उत्पादन में दोस्तों हमारा भारत और बांग्लादेश का क्या है, पहला नंबर आता है। ये दोनों ही देश क्या है, पटसन के उत्पादन में अग्रणी देश है, ठीक है। पहला पहला नंबर आता है दोनों का, भारत और बांग्लादेश का, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, कृषि को कौन सी क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है या द्वितीय क्रिया या तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कृषि को हम कौन सी क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, तो दोस्तों प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। और क्यों रखा जाता है या प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम किसे रखते हैं, तो दोस्तों संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से जिनका संबंध सीधा किसके, प्राकृतिक संसाधनों से होता है, तो ऐसे ही क्रियाओं को ही हम प्राथमिक क्रियाओं में रखते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और साथियों अगला प्रश्न, आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, लगभग हर यूटेट एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है। तो दोस्तों कृषि को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में दोस्तों क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, कृषि और पशुपालन। और वहीं पर दोस्तों अगला पूछा जाता है कि रेशम उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और इसमें दोस्तों रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, ठीक है, पालते हैं और उससे क्या है, रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और अगला है साथियों कि मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है, मछलियों का पालन किया जाता है, ठीक है। और अगला है दोस्तों द्राक्ष कृषि, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे किस नाम से जानते हैं, तो वीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। और इसमें दोस्तों हम अंगूरों की खेती करते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों उद्यान कृषि, कि उद्यान कृषि के नाम से किसे जाना जाता है, दोस्तों हार्टिकल्चर को हम उद्यान कृषि के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों हम सब्जियां, फूलों, फलों को उगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इनको याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपको एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि
विश्व में विभिन्न भागों में उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो मतलब कौन से भाग में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में दोस्तों स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं मैक्सिको, तो दोस्तों मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील, तो दोस्तों ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। और अगर हम बात करें मलेशिया, तो दोस्तों मलेशिया में लद्दाख के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों कर्तन एवं दहन, तो हाँ कहाँ दोस्तों इसको हम स्थानांतरित कृषि को हम किस स्थान पर दहन एवं कर्तन के नाम से जानते हैं या कर्तन एवं दहन? तो दोस्तों अमेजन बेसिन में हम स्थानांतरित कृषि को दोस्तों कर्तन एवं दहन के नाम से जानते हैं। कहाँ? अमेजन बेसिन नदी तंत्र में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार, साथियों यहां पर होना था कि कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है। हमें ऑप्शन दिया गया है जूट, कपास और ए और बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है और सभी असत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जूट और कपास ये दोनों ही क्या है, रेशेदार फसलें हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, कॉफी उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। हमें ऑप्शन दिया गया है ब्राजील, चीन, अमेरिका, भारत। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो कॉफी उत्पादन में दोस्तों ब्राजील क्या है, अग्रणीय है या ब्राजील का पहला स्थान आता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, पहला स्थान आता है। और दूसरा स्थान दोस्तों चावल उत्पादन में भारत का आता है, तीसरा स्थान दोस्तों जापान का आता है और चौथा स्थान दोस्तों श्रीलंका का आता है और पांचवा स्थान दोस्तों मिस्र का आता है, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रश्न या तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि चावल उत्पादन में कौन सा देश अग्रणीय है या कौन सा देश चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो चीन हो जाएगा। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों दूसरे स्थान है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उद्यान कृषि का अर्थ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों ये प्रश्न भी यूटेट में पूछा गया है, ठीक है। तो गेहूं को उगाना उद्यान कृषि का अर्थ है या आदिम कृषि या फूलों व सब्जियों को उगाना या सभी सत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि फूलों व सब्जियों को उगाना ही उद्यान कृषि कहलाता है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं आदिम कृषि, तो आदिम कृषि दोस्तों जैसे स्थानांतरित कृषि वो भी इसके अंतर्गत आती है आदिम कृषि के। और अगला दोस्तों कौन सा, चलवासी पशुचारण भी दोस्तों आदिम कृषि के अंतर्गत ही शामिल है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 45, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, बेंगलुरु में है या कैलिफोर्निया में है या अहमदाबाद में है या सभी असत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों कैलिफोर्निया में है। और अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि सिलिकॉन पठार कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बेंगलुरु में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों और ये प्रश्न भी यूटेट परीक्षा में पूछा गया है। तो हमें ऑप्शन दिया गया लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग और तीसरा है साथियों की सूचना प्रौद्योगिकी और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि सूचना उद्योगों को ही हम सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। तो साथियों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। हमें ऑप्शन दिया गया है नाइलॉन, जूट, एक्रिलिक और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि प्राकृतिक रेशा कौन सा है, जूट है। और अगर हम बात करते हैं नाइलॉन और एक्रिलिक, तो दोस्तों ये क्या है, ये मानवकृत रेशे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 48,
और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2 बार यूटेट की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस भारत या किसे, यहाँ पर होना चाहिए था निम्न में से किसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है अहमदाबाद, बेंगलोर, कर्नाटक और हैदराबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों, अहमदाबाद को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा दूसरा वस्त्र निर्माता नगर कौन सा है, अहमदाबाद है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 49, 50 और 51, तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों में से आपकी जो कल परीक्षा होने वाली है, तो दोस्तों वहाँ 90 से 95% चांस बनते हैं इन तीनों ही प्रश्नों के। प्रश्न नंबर 49, 50 और 51 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में 52वां प्रश्न भी। ठीक है, 49 नहीं, 50, 51, 52। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 49 है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो मृदा भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है कि जहाँ पर मृदा क्या है, उपजाऊ हो, जलोढ़ मृदा हो, तो दोस्तों वहाँ पर जो जनसंख्या है, जनसंख्या क्या है, ज़्यादा मात्रा में रहना पसंद करती है। क्योंकि जब मृदा क्या होगी, उपजाऊ होगी, तो फसल ज़्यादा होगी, और जहाँ फसल ज़्यादा होगी तो दोस्तों वहाँ पर लोग भी क्या है, ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। और जहाँ जल उपलब्ध है वहाँ पर भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। और जहाँ खनिज पदार्थ क्या है, खनिज पदार्थों की क्या है, बहुत ज़्यादा खाने होती है, तो वहाँ पर भी दोस्तों लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं या निवास करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न नंबर 50, 51, 52, इन तीनों ही प्रश्नों में से दोस्तों आपका जो कल पेपर होने वाला है, तो यहाँ उस पेपर में प्रश्न आने की बहुत बहुत संभावनाएं बनती है। तो साथियों प्रश्न है कि वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और ये लगभग 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिया गया है जन्म मृत्यु विवाह, और सेकंड है जन्म मृत्यु प्रभास, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि जन्म मृत्यु और प्रवास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों पहला ऑप्शन है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या किस प्रकार परिवर्तित होता है या परिवर्तन होता है। ठीक है, और सेकंड है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है, तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न भी लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है यूटेट परीक्षा में और साथ में सीटेट परीक्षा में भी। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 52 है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि जनसंख्या की आयु, लिंग, संगठन का आलेखीय निरूपण है, और सेकंड है कि जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या इतना बढ़ जाता है कि जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है साथियों कि बड़े नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है, और चौथा है दोस्तों उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा कि जनसंख्या की आयु, लिंग, संगठन का आलेख्य निरूपण क्या है, जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। तो दोस्तों हमें 3 देशों के जनसंख्या पिरामिड नीचे चित्र में दर्शाए गए, आइए समझते हैं एक एक करके। ठीक है,
तो दोस्तों सबसे पहले जो हमें जनसंख्या पिरामिड दिया गया है ये केनिया का है। ठीक है, तो दोस्तों केनिया में हम देख रहे हैं कि जो जन्म दर है 0 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं साथियों, तो वो क्या है, बहुत मात्रा में जन्म तो बहुत मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। ठीक है, तो दोस्तों जहां पर मृत्यु दर और जन्म दर उच्च होती है तो उसका ग्राफ क्या इस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से आप केनिया का देख रहे हैं कि जन्म दर भी क्या है, उच्च है, और मृत्यु दर भी दोस्तों उच्च है। तो बुढ़ापे तक या वृद्धावस्था तक क्या है, बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 75+ की आयु के जो दोस्तों लोग हैं वो क्या है, बहुत कम मात्रा में पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनसंख्या में 0 से 4 वर्ष के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे कि 19 से 24 के बीच ही दोस्तों यहाँ पर क्या ग्राफ गिरता जा रहा है, कि जैसे जैसे क्या है लोग 19 से 24 के बीच पहुँचते हैं तो वैसे वैसे ही दोस्तों क्या जो मृत्यु दर है वो क्या बढ़ती जा रही है, और बुढ़ापे तक क्या बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं जापान का जो दोस्तों जनसंख्या पिरामिड है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो जन्म दर है, जन्म दर क्या कम है। ठीक है, और जन्म दर कम है, और आप देख रहे होंगे कि दोस्तों यहाँ पर 85 साल तक भी लोग क्या पहुंच पा रहे हैं, और केन्या में आपने देखा कि 75 साल तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो दोस्तों यहाँ पर एक बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर 60 से 65 साल के भी जो दोस्तों लोग हैं वो भी क्या बड़ी मात्रा में पहुंच पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर नुकसान क्या है कि अगर हम युवा शक्ति को देखते हैं तो युवा शक्ति दोस्तों आप 19 से 24 साल के लोगों को कह सकते हैं, तो 19 से 24 सालों के लोग दोस्तों यहाँ पर कम है। और जो ये दोस्तों वृद्ध आदमी होते हैं तो ये ज़्यादा क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको क्या नहीं कह सकते हैं कि मजबूत और बढ़ती हुई श्रम शक्ति नहीं कह सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों अगर हम भारत की जनसंख्या पिरामिड की बात करते हैं तो दोस्तों जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों भारत के जनसंख्या पिरामिड में, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 19 से 24 के बीच की जो दोस्तों आयु सीमा के लोग हैं तो वो क्या है बड़ी मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है। तो इसलिए जो दोस्तों भारत का जो जनसंख्या पिरामिड है वो मजबूत है। मजबूत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे युवा शक्ति क्या है ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, और जो वृद्धावस्था के लोग हैं तो वो कम है। तो और जापान में वृद्धावस्था के लोग भी ज़्यादा है, और जब वृद्धावस्था के लोग ज़्यादा होंगे तो दोस्तों ये क्या नहीं कर पाएंगे, बुढ़ापे में ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो युवा शक्ति हमारे भारत देश में ज़्यादा है। तो इसीलिए दोस्तों भारत के जो जनसंख्या पिरामिड है वो मजबूत और बढ़ती हुई श्रम शक्ति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है साथियों, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं या आप्रवासी किसे कहते हैं। और इनमें प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्प्रवासी या आप्रवासी में से कौन सा जनसंख्या को क्या है ऋणात्मक कारक है जिससे जनसंख्या घटती है, और कौन जिससे बढ़ती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं तो वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर चले जाते हैं। और जब ये दोस्तों कोई लोग देश को छोड़कर चले जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या क्या होगी दोस्तों, जिस देश को छोड़कर जाएंगे, मान लो कि हमारे देश को छोड़कर मतलब बहुत सारे लोग क्या अमेरिका में बस रहे हैं या लंदन में जा रहे हैं या कनाडा में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश की जनसंख्या क्या होगी दोस्तों, जनसंख्या घटेगी। और अगर हम बात करते हैं आप्रवासी, वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है, और आप्रवासी से दोस्तों क्या होती है जनसंख्या बढ़ती है, और उत्प्रवासी से दोस्तों जनसंख्या घटती है। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक कमेंट जरूर करना है। और साथ में दोस्तों आपकी जो कल यूटेट की परीक्षा है आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप सभी अच्छे नंबरों के साथ यूटेट को क्लियर करें और आगे क्या है अपना देश के शिक्षा के निर्माण में क्या अपना योगदान देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं जल्दी इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जब आप यूटेट का पेपर दे के आएंगे तो यूटेट के पेपर का एनालिसिस में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से आपके लिए पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।